आप सबका स्वागत है मोर देन 90 मिनट्स के यूरो 2020 वीकली एनालिसिस में। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आए। देवी और सज्जनों, देखिए, समा वही है, दस्तूर वही है, लोग भी वही है, लेकिन जो चेंज हुआ है, जो पूरा चेंज हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग बड़े अचंभे में हैं, बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। एज अ फुटबॉल फैन मैं तो बहुत खुश हूँ, और एज अ स्पेन फैन मैं और भी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरी टीम तो आगे निकल चुकी है। वो चेंज हुआ है राउंड ऑफ 16 के बाद, जो यूरो 2020 में हुआ है। मेजर अपसेट्स देखने को मिले हैं, और उन अपसेट्स की वजह से मेरे दोस्त, मेरे भाई राजन सबसे ज्यादा अफसोस में है, क्योंकि इनकी दोनों टीमें जिन्होंने पैसे लगाए थे, इन्होंने हमारी फ्रांस और जर्मनी दोनों एलिमिनेट हो चुकी है। राजन, आपके पीछे योगा मैट पिछली बार तो मैंने तारीफ में कहा था, लेकिन इस बार क्या आपने उसका इस्तेमाल किया, अनुलोम विलोम किया, अपनी सांसों को संभाला, अपनी नर्व को संभाला? भाई सांस तो लेने का मौका ही नहीं दिया भाई। राउंड ऑफ 16 के जो गेम हुए इतने जबरदस्त थे, बहुत ही अमेजिंग। किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा कि इतना ड्रामेटिक निकलेगा ये राउंड ऑफ 16। मुझे लगता है मेजर टूर्नामेंट जितने भी पुराने देखे जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे, क्लब लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल, मुझे नहीं लगता कि 2010-2008 से अगर मैं देखूं कि इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो गया और टूर्नामेंट के अंदर, कि ऐसी अंडरडॉग टीम्स इतना आगे निकल कर आ गई, और छोटी मोटी टीमों को नहीं हराया, बड़ी टीमों को, जिनकी बेहतरीन टीमें हैं, उनको ही बाहर कर दिया। बिल्कुल। और जनरली नॉकआउट राउंड में एक दो या तीन गेम्स अच्छे निकल जाते थे, लेकिन इस बार तो लाइन से रोज कोई ना कोई गेम, और स्पेशली स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्पेन और क्रोएशिया का दिन था, वो दिन तो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग। और उसके बाद भी, उसके अगला दिन भी अमेजिंग था। खैर, उसके अगले दिन में जो पहला मैच था जर्मनी इंग्लैंड, वो तो अमेजिंग होना ही था, बेहतरीन होना था, क्योंकि दोनों इतनी टफ टीम थी। लेकिन रात का मैच जो था स्वीडन और यूक्रेन का, वो कुछ अलग ही लेवल पे था। वो भी बहुत बढ़िया गेम था, बहुत बढ़िया गेम हुआ। और उसके बारे में सबसे आखिरी में आएंगे राजन, क्योंकि डिस्कस करना है उनके बारे में, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त स्टार्स निकल कर आए हैं, स्ट्रैटेजीज निकल कर आई है कुछ। अगर आप स्टार्ट्स देखें तो वो कुछ अलग ही दर्शा रहे हैं। ऑन पेपर टीम कुछ और करा, स्टार्ट्स पे वो अपने आप को इतना अच्छा नहीं दिखा भाई। लेकिन हम शुरू करते हैं सबसे पहले राउंड ऑफ 16 के पहले दो मैचेस से, जो थे वेल्स वर्सेस डेनमार्क और इटली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इन पर हम ज्यादा टाइम बिताएंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं। जो भी दर्शक हमें आज देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, वो हमारी पिछली पुरानी वीडियो पे जा सकते हैं, जो सेकंड हमारा वीकली एनालिसिस था। उसमें हम लोगों ने डिटेल में वेल्स वर्सेस डेनमार्क और इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया के बारे में बात करी है। लेकिन जस्ट उसका थोड़ा सा रिकैप राजन, दोनों टीमें डिजर्व करती थी आपके हिसाब से, डेनमार्क अपने मैच में और इटली अपने मैच में आगे जाने के लिए? बिल्कुल डिजर्व करती थी। डेनमार्क का तो हमने उस दिन डिस्कस ही करा था इन दोनों मैचेस के बारे में। डेनमार्क ने जिस तरह से डोमिनेट करा वेल्स को, बहुत मतलब इतना वन साइडेड गेम इस पूरे राउंड ऑफ 16 में नहीं था, राइट। बाकी जितने भी दोनों गेम्स हुए अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ, बाकी जितने भी राउंड ऑफ 16 गेम्स थे सब में अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ था। ये पहला राउंड ऑफ 16 मैच था, और ये इतना वन साइडेड था, इतना वन साइडेड था। वेल्स को 10 गोल भी अगर डेनमार्क मार देती तो कोई कोई बड़ी बात नहीं थी। इतना ज्यादा वन साइडेड गेम था, वेल्स ने पूरे गेम में कुछ नहीं करा, और डेनमार्क ने कई चांसेस छोड़े। ये गेम जो था, डेनमार्क को कम से कम 5 से 8 गोल मार के जीतना चाहिए था। बिल्कुल। और मुझे लगता है डेनमार्क जो अपने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उनके साथ हुआ, क्रिस्टियन एरिक्सन बाहर हो चुके हैं, अपने कैप्टन के लिए शायद उस जोश के साथ उतरे हैं, प्रूव करने के लिए। सब लोगों की दुआएं उनके साथ है, और बेहतरीन खेले। मतलब 100 में से अगर मैं दूं तो 200 नंबर डेनमार्क को दूंगा उस दिन। और ऑफ कोर्स वेल्स की उसमें काफी गलती मानूंगा, जो हमने दोनों पिछली बार बात करी थी, उनका ओवर डिपेंडेंस एरन रामजे और गैरेथ बेल के ऊपर, और डिफेंसिवली वो काफी वीक लगे। और सेकंड मैच जिसमें जीती ऑफ कोर्स इटली, जो काफी बेहतरीन टीम है इस टूर्नामेंट की, वन ऑफ द फेवरेट्स है जीतने के लिए, लेकिन डेविड आलाबा की ऑस्ट्रिया ने उनको उतनी ही टक्कर दी। अनफॉर्चुनेट था कि आखिरी में गोल मार के 2-1 स्कोर हुआ और इटली निकल गए। लेकिन ऑस्ट्रिया को भी मैं 100 में से 110 नंबर तो दूंगा ही दूंगा बेहतरीन खेलने के लिए। पर इटली के बारे में राजन, आपके कुछ दो लाइनें सुनना चाहूंगा कि इटली में ऐसा क्या है कि क्या बनाता है इनको ऐसा फेवरेट्स? इटली फेवरेट्स कभी नहीं थी, डार्क हॉर्स कह रहे थे इटली को हर कोई, क्योंकि इतना हुआ नहीं था टूर्नामेंट में आते हुए। बट परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, स्टेडी टीम थी। रोबर्टो मांचिनी की हर कोई तारीफ कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने पिछले एक साल में इस टीम को सेटअप करा है, तो हर कोई तारीफ कर रहा था। और फेवरेट वो इसलिए बन गई ग्रुप स्टेजेस के बाद, क्योंकि ग्रुप बहुत आसान था और बहुत ही कन्विंसिंगली अपना ग्रुप जीते।
इटली फेवरेट्स तो मैं तो नहीं कहूंगा कि इटली फेवरेट है, जिस तरह से ऑस्ट्रिया के साथ उनका गेम गया। बट हाँ, किस्मत उनके साथ चल रही है। राउंड ऑफ 16 जो ऑस्ट्रिया के साथ गेम था, किस्मत वाले थे। ऑस्ट्रिया लीड ले सकती थी, ऑफ साइड से लकीली बच गए, और एंड में क्वालिटी जो है वो प्रिवेल करी। ऑब्वियसली इटली इज अ फार सुपीरियर साइड, बट ऑस्ट्रिया ने उनको स्केयर दिया था। और अगला राउंड जो है बेल्जियम के साथ, बेल्जियम के तो खिलाफ। देखना पड़ेगा, बट टक्कर का मैच होने वाला है, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, बेल्जियम के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि बेल्जियम ने पोर्चुगल क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम को बाहर निकाला। डिफेंडिंग चैंपियंस इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके बिल्कुल। हैं। बेल्जियम खुद रैंक नंबर 1 टीम है, तो वो तो वहां पर मौजूद है डिफेंडिंग। और सबसे उसकी सरप्राइजिंग बात यह है कि डिफेंडिंग चैंपियंस यूरो के बाहर हो चुके हैं और वर्ल्ड कप चैंपियंस यूरो से बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा यही बात नहीं, जो मुझे कल ही ग्रुप ऑफ डेथ जो था, ग्रुप एफ, सब बाहर, वो डेड हो चुका है, सब वो डेड हो बाहर हो चुका है। चुके हैं। राजन, आगे चलते हैं। मुझे नहीं पता इस मैच को हम लोग पहला अपसेट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लेकिन नेदरलैंड्स को बाहर कर दिया चेक रिपब्लिक ने। और आपने पिछले टूर्नामेंट हमारे वीडियो में कहा था कि चेक रिपब्लिक पूरी पूरी क्षमता रखती है करने की, और उन्होंने वो प्रूफ किया। ऑफकोर्स एक रेड कार्ड हुआ 55th मिनट में डिलेट का। मुझे नहीं पता कि वो रेड कार्ड था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने जानबूझ के हाथ से बॉल पीछे कर दी। 10 मैन हो गई, लेकिन चेक रिपब्लिक खेली भी बहुत ही बेहतरीन। चेक रिपब्लिक को आप कहाँ देखते हैं? इस मैच के बारे में आपकी क्या सोच विचार है राधन? बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे तो हम यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि अपसेट कहाँ पे हो सकता है। और ऑस्ट्रिया और इटली के बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक गेम है जहाँ पे अपसेट हो सकता है, और वही हुआ। नीदरलैंड्स, अगेन नीदरलैंड्स को लोग डार्क हॉर्स मान रहे थे, डार्क हॉर्स भी नहीं मान रहे थे, नीदरलैंड से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ज्यादा। लेकिन अगेन इजी ग्रुप में कन्विंसिंगली जीते, तो एक्सपेक्टेशंस अचानक से बढ़ गई। लोगों को लगा कि नीदरलैंड्स वापस टोटल फुटबॉल और है ना अपने ग्लोरी डेज पे वापस जाएगी। बट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हुआ। जैसे ही एक टफ टीम मिली, नीदरलैंड गेम में आई थी बहुत नेगेटिव अप्रोच लेकर। और रेड कार्ड से फर्क तो ऑब्वियसली पड़ता ही है, 10 वर्सेस 11 हो जाता है, लेकिन रेड कार्ड मिलने से पहले भी अगर आप नीदरलैंड्स को देखते, एक भी शॉट ऑन टारगेट ना रेड कार्ड से पहले था ना रेड कार्ड के बाद पड़ा। नीदरलैंड्स इतना नेगेटिव और इतना बुरा खेली, एक भी शॉट ऑन गोल नहीं था नीदरलैंड्स का। और चेक रिपब्लिक टोटली डिजर्व करती थी आगे जाना। अगर वो रेड कार्ड नहीं भी मिलता तो भी मेरे को लगता है कि चेक रिपब्लिक प्रिवेल कर जाती, भले 2-0 से नहीं जीतती, बट निकाल देती गेम। उस गेम को देख के ऐसा लग रहा था। बिल्कुल। और आपने बात करी शॉट्स ऑन टारगेट, तो बहुत ही कम मारे और बिल्कुल नहीं मारे एक टाइम तक तो, लेकिन पोजेशन ज्यादा रखी। 52% पोजेशन अपने पास थी, 48 चेक रिपब्लिक के पास थी। और 51st मिनट में मालन को 1-on-1 चांस मिला है गोल मारने का, जिसपे बेहतरीन सेव करा चेक रिपब्लिक के कीपर ने। बिल्कुल ओपन चांस, और ओपन चांस सिर्फ इसी मैच में नहीं, आगे के मैं आपके बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी फेवरेट टीम थॉमस म्यूलर ने भी बिल्कुल ही ओपन चांस मिस करा कल जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ, जो बिल्कुल मैच को खत्म कर देता। उसके बारे में हम लोग आगे आएंगे, लेकिन मैं स्टैट्स देख रहा था, 6 शॉट्स मारे नेदरलैंड से, जो आपने बिल्कुल सही कहा, और 0 ऑन टारगेट। दूसरी तरफ चेक रिपब्लिक ने 12 मारे और 5 ऑन टारगेट है, जिसमें से 2 गोल में भी गए। तो ये दिखा रहा है कि बिल्कुल नेदरलैंड्स एक डार्क हॉर्स थे। मैं फेवरेट्स नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप उनका लाइनअप देखें, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स उनके पास थे। चेक रिपब्लिक के पास मुझे नहीं पता ऑन पेपर उस हिसाब की टीम थी कि नहीं थी, लेकिन टुगेदर जब वो ग्राउंड पर उस दिन आए दोनों, वो टीम जब आई चेक रिपब्लिक, वो पूरी तरीके से डोमिनेट करके गए नेदरलैंड्स को। और आगे मैं बात करना चाहूंगा उसके डिफेंस के बारे में। एक तो अटैक अच्छा था ही था चेक रिपब्लिक का, जैसा आपने कहा, लेकिन डिफेंस भी नेदरलैंड्स का काफी खराब था। ये डिफेंस का क्या प्रॉब्लम है राजन? इस टूर्नामेंट में मैं बड़े मैचों में देखा, बड़ी बड़ी टीमों के साथ होते हुए, कि आपको क्या लगता है कि क्या गलत जा रहे हैं इन टीम्स के साथ डिफेंस से? डिफेंस में अगर आप देखो तो बहुत ओपन गेम्स हो रहे हैं एक्चुअली। अगर स्पेशली अभी तक ग्रुप देखो तो गेम्स बहुत ओपन हो रहे हैं, और जनरली टीम्स डोमिनेट कर जा रही थी ग्रुप स्टेजेस तक तो। सिर्फ इंग्लैंड ही ऐसी टीम है, जो हमने ये टॉपिक लास्ट टाइम भी छेड़ा था, इंग्लैंड ने अभी तक एक भी गोल नहीं खाया है, और सबसे सॉलिड टीम अभी तक इंग्लैंड ही निकली है। नीदरलैंड्स की अगर आप बात करो तो नीदरलैंड्स जनरली एज ए नेशन 4-3-3 पर स्ट्राइव करता है। वहां पर जो लोग हैं वो बहुत नाखुश थे अपने कोच फ्रैंक डे बोर से,
क्योंकि वो से बहुत ही बिल्कुल डिफेंसिव 3-5-2 या 5-3-2 जो भी आप वेरिएशन बोलो, ये फॉर्मेशन खिला रहे थे और जी लोग बिल्कुल नाखुश थे। फिर भी जी ग्रुप स्टेजेस में जब रिजल्ट्स आए तो ऑब्वियसली अगर आप जीत रहे हो तो कोई कुछ बोलता नहीं है। बोलता लेकिन नहीं मैं। बिल्कुल, लेकिन नीदरलैंड्स फॉर एग्जांपल, नीदरलैंड्स इज ऑलवेज नोन टू बी एन अटैकिंग टीम, है ना। ट्रू। नीदरलैंड्स से लोग और उनके देशवासी एक्सपेक्ट करते हैं कि नीदरलैंड्स गेम को अटैक करे, जैसे कि इटली से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिफेंड करे। तो ये डिफेंसिव ट्रेडिशनल, प्लेयर हाँ, बिल्कुल। तो ये ट्रेडिशनल क्वालिटीज होती हैं कुछ टीम्स की। उनका कल्चर है, बेसिकली फुटबॉल कल्चर इटली का डिफेंसिव है और नीदरलैंड्स का अटैकिंग है। और उस कल्चर के अगेंस्ट जब फ्रैंक डे बोर जा रहे थे तो लोगों को बहुत लोग नाखुश थे उनके देश के, और लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था गेम। बट जैसा कि हमने कहा, इजी ग्रुप मिला, जीत गए, लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ा हाई हो गई, जो कहते हैं ना चने की झाड़ पे चढ़ गए, और फिर अगले राउंड पे सीधा नीचे गिर गए। तो जी एक्सपेक्टेड नहीं था ऑब्वियसली, बट सरप्राइज भी नहीं था चेक का जीतना। नीदरलैंड जिस तरह से बिल्कुल। खेली, बहुत बहुत बुरा खेली और बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी नेक्स्ट राउंड पे जाना। जो एक और टीम मेरे को, और खासकर अपने राउंड ऑफ 16 के मैच में, ये नहीं कहूंगा डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन उस हिसाब का नहीं खेले जैसे राउंड ऑफ 16 में एक डिफेंडिंग चैंपियन को खेलना चाहिए, वो थी पोर्चुगल। और आइए चलते हैं ला कार्तुआ सेविया, जहां पे पोर्चुगल का मैच हुआ बेल्जियम के खिलाफ। 58% बॉल पोर्चुगल के पास थी, दूसरी तरफ बेल्जियम के पास से 42% थी। उनके दो मेन खिलाड़ी केविन डी बॉर्नर और एडन हैजार्ड दोनों इंजर्ड हो गए थे मैच के बीच में। दोनों का पता नहीं था कि ये आगे के टूर्नामेंट खेलेंगे। रोमेलो लुकाकू को अगर मैं बोलूं तो काफी रोक के रखा पोर्चुगीज डिफेंस और मिडफील्ड ने, लेकिन उसके बाद भी थॉर्गन हैजार्ड गोल मार गए। पोर्चुगल के साथ ऐसा क्या हुआ जो एंड में आके, जो मेरे को एक्चुअली इस टूर्नामेंट की शुरुआत से लग रहा था कि एक टफ मैच पोर्चुगल का आया और तो पोर्चुगल जरूर फंसेगा, क्योंकि इससे पहले जब जर्मनी एक टफ टीम उनके खिलाफ आई, हमें याद है क्या हुआ, 4-2। सेम बेल्जियम के साथ हुआ 1-0। क्या गलत रहा पोर्चुगल का इस राउंड ऑफ 16 मैच में राजा? मेरे को लगता है पोर्चुगल तो अनलकी रही। अगर आप देखो तो बिल्कुल ओवरऑल 90 मिनट को अगर आप कंसिडर करोगे तो पोर्चुगल वाज डेफिनेटली द बेटर टीम, है ना। अब जी वो बेटर टीम इसलिए भी थी क्योंकि फर्स्ट हाफ में गोल खा गई थी, तो ऑब्वियसली उनको चेस करना पड़ रहा था गेम, है ना। जी और बेल्जियम ने क्योंकि 40वें मिनट में गोल मार दिया था, तो वो डिफेंड कर रहे थे और काउंटर पे ब्रेक करके नेक्स्ट गोल मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट हाफ में जो गोल पड़ा उसकी वजह से हुआ। अदर देन दैट अनलकी रहे पोर्चुगल। आप आखिरी के 15 मिनट अगर उस गेम को देखते तो पोर्चुगल फुल ऑन चढ़ी हुई थी। रूबेन डियास का एक बिल्कुल। हेडर, बहुत ही गोली हेडर मारा था, बट अनलकीली वो कोर्तुआ के ठीक कोर्तुआ पे ही एकदम रह गया। हाथ में। बिल्कुल, एक फिट लेफ्ट या राइट होता तो वो गोल था। और गुरेरो का भी एक बहुत ही प्यारी हाफ वॉली मारी गुरेरो ने, जो पोस्ट पे लगी। और एक दो और जी चांसेस मिले, एक तो आद्रियन सिल्वा बिल्कुल जस्ट वो बॉल कुर्तुआ के हाथ से निकल के जा रही थी, फिर किसी के पैर में लग के बच गई। तो बच गए। अनलकी रही पोर्चुगल और बेल्जियम लकी रहे। बेल्जियम ने अगर आप पूरा गेम देखो तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं बनाए, सिर्फ एक बिल्कुल शॉट नहीं ऑन बना। टारगेट था। एक शॉट ऑन दो टारगेट, शॉट ऑन टारगेट थे, छह टोटल शॉट, बहुत दो ज्यादा शॉट नहीं ऑन थे, टारगेट, जो कुछ भी नहीं है। बहुत बिल्कुल कुछ भी नहीं थे। और जो शॉट भी था, जो गोल पड़ा, वो डी के बाहर से पड़ा। तो इट वाज अ, क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ मैजिक, है ना। एक बहुत ही प्यारा शॉट मारा थॉर्गन हैजार्ड ने, लकीली सर्व कर गया कीपर के अगेंस्ट। आप उस शॉट को अगर देखो तो जब वो गोल में घुस रहा है तो कीपर के हाथ के और इतना पास है और बिल्कुल बहुत पास से। बीच है गोल के। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लेफ्ट या राइट साइड हो, तो कहीं ना कहीं कीपर की भी गलती थी। बट बहुत तेज शॉट था, बहुत सर्व था बॉल में, बिल्कुल एंड पे बॉल मूव करी। तो पता नहीं जी कितना रुई पत्रीसे को आप मतलब ब्लेम कर सकते हो उसके लिए, बट थोड़ा सा तो जी कर सकते हो मेरे को लगता है। और पोर्चुगल वाज वेरी अनलकी। बेल्जियम रोड देयर लक, और बेल्जियम अब नेक्स्ट राउंड पे है। बट जैसा कि आपने बताया, डेब्रोइने और हजार्ड इंजर्ड है, और बिल्कुल अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अगला गेम खेलेंगे। अगर वो अगला गेम जी जीत जाती है बेल्जियम, तो मे बी सेमीज खेल पाए, मे बी सेमीज बिल्कुल तक दे बी फिट। बट नेक्स्ट राउंड में हजार्ड और डेब्रोइने आर 99% आउट, और इस वजह से ये गेम फंस जाएगा। अगर हजार्ड और डेब्रोइने खेल रहे होते
तो 90% चांस था कि बेल्जियम ही आगे बढ़ती, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत ही इक्वल गेम होगा और कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इटली हरा दे बेल्जियम को, क्योंकि बेल्जियम की साइड थोड़ा सा वीक तो हो गई है। थॉर्गन हैजार्ड को फिर से उससे भी बेहतरीन शॉट मारना पड़ेगा मुझे लगता है, अगर उसको इटालियन डिफेंस को उनको तोड़ना है। और मैं इस अगले मैच से बढ़ूंगा उससे पहले सिर्फ दो चीजों के बारे में मैं और बात करना चाहूंगा। एक तो 23 शॉट मारे टोटल पोर्चुगल में, उनमें से सिर्फ 4 ऑन टारगेट थे, लेकिन 23 शॉट अटेम्प्ट करे। लेकिन मैं एक खिलाड़ी के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत फ्यूचर में बेल्जियम पोर्चुगल के लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, और वो है सांचेस। जिस हिसाब से वो मिडफील्ड और डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलते हैं, एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिल चुका है पोर्चुगल को, और यहां से बिल्डअप करना पड़ेगा उस खिलाड़ी को। सांचेज पूरे गेम का बेस्ट प्लेयर था बेल्जियम और बिल्कुल पोर्चुगल दोनों टीम्स में। देखते सांचेज पूरा मिडफील्ड बॉस कर रहा था। एक्सेल विट्सेल जैसे एक्सपीरियंस डिफेंडर्स को बिल्कुल बॉडी चेक करके इतने आसानी से पार चले जा रहा था, बहुत ही अमेजिंग था। सांचेज के साथ एक ही प्रॉब्लम है, उनका फॉर्म नेशनल टीम में तो अच्छा होता है बट डोमेस्टिक लीग्स में बहुत अच्छा नहीं करा है उन्होंने। बैन म्यूनिख ने लास्ट यूरोस के बाद सांचेज को साइन करा था, क्योंकि लास्ट यूरोस में भी सांचेज बहुत अच्छा खेला था। बट कहीं ना कहीं क्लब लेवल पे, एलीट लेवल पर, डे इन डे आउट, वीकली बेसिस पर किस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, मोटिवेशनल फैक्टर कितना होता है, एटीट्यूड कैसा होता है प्लेयर का, उस पर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। क्वालिटी में कोई शक नहीं है, रेनाटो सांचेज बहुत अमेजिंग प्लेयर है। गिवन द राइट मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल जब वो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं बहुत अमेजिंग परफॉर्म करता है। बट कितना एलीट बन पाता है वो, उसमें थोड़ा डाउट है रेनाटो सांचेज का लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं उन दो मैचेस में जिसने इस टूर्नामेंट का चेहरा ही बदल दिया है, और उनमें से पहला मैच है जिसको मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहूंगा क्योंकि उस टीम की जर्सी पहनी है, और अगर किसी खिलाड़ी ने उस दिन अपने आप को प्रूव करा है वो है एल्वारो मोराटा, जिसके ऊपर बहुत तलवार लटकी हुई है। इस टूर्नामेंट में भी शुरू से तलवार लटकी हुई है, लेकिन उस दिन विनिंग गोल मार दिया उन्होंने, जिसकी वजह से वो जो 3-3 था वो 3-4 हो गया। और मैंने अब मेरे ग्रुप है फुटबॉल का, उसमें मैंने पहले कह दिया था कि मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग है कि आज एल्वारो मोराटा इस गेम को बदलेंगे, और मेरी घी शक्कर मेरे मुंह में, और वही हुआ। 883 पासेस करे हैं टोटल, 68% बॉल पोजेशन अपने पास रखा है। और क्या आप मानेंगे कि एल्वारो मोराटा और स्पेन अब उस ट्यून में आ चुकी है कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने के बहुत कैपेबल बन गई है। स्पेन स्टार्टिंग से ही अच्छा, थोड़ी तारीफ राजन, थोड़ी तारीफ, देखिए मैं जानता हूँ बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, पर थोड़ी थोड़ी सी। नहीं, स्पेन हमने पहले भी डिस्कस करा था, बहुत अच्छा खेल रही थी। पासिंग गेम बिल्कुल टिकी टाका टाइप स्टाइल में गेम चल रहा है उनका, डोमिनेट कर रही है पोजेशंस और गेम्स दोनों। पहले 2 गेम्स में बस ये था कि मुराता और उनका जो फॉरवर्ड थे वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, यही प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद ग्रुप स्टेजेस के पहले 2 गेम्स के बाद जो एक चेंज आया है वो है सर्जियो बुस्केट्स। सर्जियो बुस्केट्स जब से वापस आए हैं टीम में, 2 गेम्स में स्पेन ने 10 गोल मारे, 5 स्लोवाकिया पे और 5 क्रोएशिया पे। स्पेन बहुत अच्छा खेल रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बिल्कुल बार्सिलोना का जो गोल्डन एरा था जिसमें वो टिकी टाका चलता था, उसी स्टाइल में, वही जो जैसे हम कल्चर की बात करते हैं ना, जैसे इटली का एक डिफेंसिव कल्चर होता है, हॉलैंड का थोड़ा अटैकिंग है फुटबॉलिंग कल्चर, स्पेन का ये कल्चर है पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना, राइट। वो कहते हैं ना द बेस्ट वे टू डिफेंड इज अटैक। तो उनका फंडा ये होता है कि आप ओपोनेंट को बॉल ही मत दो तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। हालांकि जब पहला गोल पड़ा तो ये तो मजाक ही हो गया था, क्योंकि क्रोएशिया के पास पोजीशन 0% ही रहा होगा, और उसके बावजूद स्पेन ने जो गोल खाया वो बहुत ही हास्यपद था, बहुत ही मजाकिया था। इनफैक्ट जब वो गोल पड़ा था, पेद्री ने जो पास दिया था वो काफी तेज पास दिया था पीछे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, शायद उनाई सिमोन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जनरली जब आप गोलकीपर्स को पास देते हैं तो बहुत एक बेसिक फुटबॉल का होता है कि आप पास देते हैं, गोल के बाहर देते हैं ताकि जस्ट बॉल छूट जाए तो गोल के अंदर ना घुसे, गोल में जाए। बट जैसा हमने बोला, स्पेन का वो फोर्टे है, बैक करते अपने आप को पास करने का, पीछे से आगे ग्राउंडेड बॉल्स के थ्रू ट्रांजिशन करना अटैक में, ये उनका फोर्टे है। और उसी के थ्रू वो आगे बढ़ते रहे। भले ही फर्स्ट हाफ जो गोल पड़ा वो बहुत ही कॉमिकल था एक तरह से, जो ओन गोल पड़ा, लेकिन उसके बाद जो स्पेन ने कमबैक करा वो बहुत अमेजिंग था।
कोई सरप्राइज नहीं था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था स्पेन जीत जाएगा, जी लेकिन क्रोएशिया ने जो कमबैक किया वो बिल्कुल शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। 3-1 पे जो गेम है वो डन एंड डस्टेड होना चाहिए था। अ, कहीं ना कहीं क्रोएशिया की स्ट्रीट स्मार्टनेस भी है और स्पेन का इनएक्सपीरियंस भी है कि वो 3-1 से गेम को बिल्कुल 3-3 में फंसा गए। क्रोएशिया की अगर आप बिल्कुल बात करो तो क्रोएशिया ने फर्स्ट हाफ में तो कोई अटैक ही नहीं करा, 2-3 बार बिल्कुल बॉल उनके स्पेन की डी में गई होगी, बट ऐसा कुछ नहीं करा था क्रोएशिया ने कि किसी को लगे कि ये लोग भी गोल मारेंगे। लेकिन 3-1 के जी बाद क्रोएशिया ने बहुत इफेक्टिवली अटैक करे, और क्रोएशिया के साथ ही ना स्पेन फॉर एग्जांपल, स्पेन पोजीशन बेस्ड खेल रहा था, 5-10 मिनट तक क्रोएशिया के डी के आसपास बॉल घूम रही है बट पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन क्रोएशिया जब भी अटैक कर रहा था एंड में, स्पेशली आखिरी के 10-15 मिनट में, स्पेनिश बिल्कुल डिफेंस जो है थोड़ा घबरा जा रहा था और देख के लग रहा था कि पड़ेगा गोल, और बहुत इफेक्टिवली जी अटैक करा उन्होंने। और जिस तरह से 3-3 पे वापस आए, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड थी एकदम, जैसे किसी फिल्म का ड्रामा लिखा हो किसी ने, वैसा ही था ये तो। बिल्कुल मेरे को लगता है उनाई सिमोन ने जो पहला गोल खाया, जो ओन गोल था, उसके बाद एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया उन्होंने इस मैच में, क्योंकि बहुत सेव कर, बिल्कुल और बहुत। खासकर जो आपने वो पीरियड बोला 3-1 के बाद काफी अटैक बनाए सेकंड हाफ में क्रोएशिया ने, और काफी मुश्किल गोल सेव करके उनाई सिमोन ने स्पेन को इस मैच में रखा। और क्रोएशिया की जो ये कमबैक था उसका एक इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर जिसको मैं मानूंगा, जिसके बारे में इस टूर्नामेंट में ही, इस टूर्नामेंट से पहले भी क्लब फुटबॉल में भी बात करी जाती है, वो है लूका मॉड्रिच। उस टीम के कप्तान और उस जो मिडफील्ड वो खेलते हैं, आप अगर उस मैच को देखें और सिर्फ आप फोकस करें मॉड्रिच के ऊपर, तो बहुत कम ऐसे मिडफील्डर्स मैंने देखे हैं जो इस किस्म से मैच को चलाते हैं। मतलब जो वो रथ में पीछे बैठे हुए होते हैं, पूरे रथ को संभालने वाले जो होते हैं, वो लूका मॉड्रिच है। और मैं तो और खुश होता हूँ क्योंकि रियल मैड्रिड को ऐसा प्लेयर मिले हैं। लूका मॉड्रिच, दो क्रोएशिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आपका लूका मॉड्रिच और क्रोएशिया की टीम के बारे में राजन, आफ्टर द टूर्नामेंट क्या है कि यहाँ से अब कहाँ जाएगी ये टीम? देखो लूका मॉड्रिच तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें तो उसके बारे में आप क्या ही बोलोगे। लूका मॉड्रिच लास्ट वर्ल्ड कप में भी इस टीम को फाइनल तक ले गए थे। बहुत ही सैड था लूका मॉड्रिच को हारते हुए देखना। डिजर्व जी करता है बंदा, बट टीम जैसा हमने पहले भी बोला था, टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना लास्ट वर्ल्ड कप में जी थी। जी स्पेशली जितने भी मेन प्लेयर्स हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, और वो साफ झलका 90 मिनट्स तक जैसे तैसे उन्होंने गेम को खींचा। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में जब 30 और मिनट खेलने थे तो स्पेन की जो यंग टीम थी और क्रोएशिया की जो ओल्ड टीम है उसमें डिफरेंस साफ दिखा। बिल्कुल बिल्कुल ओवर रन करा स्पेन ने आखिरी के 20-30 मिनट, और 1-2 गोल एक्स्ट्रा भी पड़ सकते थे। हालांकि क्रोएशिया को भी 1-2 अच्छे चांस मिले थे एंड में, बट तब तक 3-5 पर गेम डन एंड डस्टेड हो चुका था। और मोराटा का जी जो गोल था वो बहुत अच्छा था, मतलब जो बॉल आई, जो उसका फर्स्ट टच था, जो सेटअप था, क्लासी था, और शॉट तो एकदम गोल ही था, कोई कीपर उसको नहीं रोक पाता। जब आप इस वीडियो को एडिट करेंगे राजन, ये वाले जो 3 लाइन है ना, इनको 2-3 बार चलाइएगा, 2-3 बार। जी नहीं, जी लेकिन मोराता मोराता की जो क्रिटिसिज्म है वो भी डिजर्व है, उसने बहुत चांसेस, बिल्कुल फर्स्ट 2 गेम्स में काफी मोराता ने चांसेस छोड़े हैं, थर्ड गेम में एक पेनल्टी भी छोड़ी, तो मोराता का क्रिटिसिज्म डिजर्व है। बट हाँ, थोड़ा बिल्कुल सुनने में आया था कि वो ओवरबोर्ड हो गया था, लोग डेथ थ्रेट्स वगैरह मिलने लगी फैमिली वगैरह। बिल्कुल वो बिल्कुल तो खैर ऑब्वियसली गलत है और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट जो एक जनरल क्रिटिसिज्म थी मोराता की वो बहुत ही डिजर्वेड थी। मोराता के जो फर्स्ट 3 गेम्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए थे, जी बट जी। जैसा कि और आपने पहले भी कहा था, मोराता इज अ फॉर्म प्लेयर। अब अगर उसका फॉर्म वापस आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, तो बहुत मतलब क्या बोलोगे, हर्ट कर सकता है अपने ओपोनेंट्स को। और आपने बहुत बेहतरीन बात करी डेथ थ्रेट्स और फैन क्रिटिसिज्म जो होता है, क्योंकि ये बहुत ओवरबोर्ड चला गया था। मैंने सुना जिस टीम मैच में उन्होंने पेनल्टी मिस करी है, उस दिन वो रात भर सो नहीं पाए क्योंकि उनके फोन पे फोन आए जा रहे थे, उनको हर जगह पे मीम्स और अलग अलग डेथ थ्रेट्स में टैग किया जा रहा था, जो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी स्पिरिट में ठीक है। प्लेयर है, उनका बुरा वक्त चल रहा है एज अ प्लेयर, नहीं परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, शायद उसको वहीं पर ही रोक देना चाहिए। लेकिन एक टीम जिसने कल अपने मेरे को कहते हैं फॉर्म में लिमिट नहीं दिखाई, वो है स्विट्जरलैंड राजन।
और उन्होंने बाहर कर दिया वर्ल्ड चैंपियंस को। और मेरे हिसाब से, शायद बहुत सारे फुटबॉल जो भी देखते हैं फैंस, हम दोनों जैसे फैंस के हिसाब से, ऑन पेपर इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम को वो है फ्रांस। और मैं जानता हूं आप इस बारे में शायद आप चाहेंगे कि ये सेगमेंट ही स्किप हो जाए, लेकिन हमारा काम है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। 3-3 पहले ये मैच ड्रॉ हुआ, स्विट्जरलैंड का अपर हैंड था। फिर से मैं, और मुझे बड़ा खुशी होती है क्योंकि मेरे क्लब का नाम हर बार आता रहता है, फ्रांस के स्ट्राइकर और रियल मैड्रिड के टॉप स्ट्राइकर, याद रखिएगा रियल मैड्रिड का टॉप, थोड़ा ऊपर चला गया बोलूंगा, करीम बेंजेमा ने जो वो 2 गोल मार के बैक टू बैक गोल मारे और टूर्नामेंट मैच में वापस लेकर आए। और उसके बाद आपकी जो टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको आप पसंद करते हैं, उसके सुपरस्टार पॉल पॉगबा ने जो गोल मारा, मेरे को नहीं लगता था कि उसके बाद स्विट्जरलैंड के पास कोई चांस है। लेकिन फिर वो मैच पेनल्टीज में गया 5-4, और पेनल्टी भी मिस किसने करी? केलियन एम्बापे ने। और मैं इस मैच से पहले के बारे में हम बात करें, उससे पहले मैं एम्बापे के बारे में बात करना चाहूंगा। राजन, क्या वो जिस किस्म से इस टूर्नामेंट में आए थे और उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी एज अ प्लेयर, बेहतर उनके बीच में जब वो नए नए आए और जब उनका फॉर्म आया, उनको रोनाल्डो और मेसी की क्लास में लोग काउंट करने लगे थे। क्या इस टूर्नामेंट में उन्होंने वो क्लास दिखाई है, और खासकर स्विट्जरलैंड के मैच में? देखो, मबापे को पॉइंट आउट करना इज नॉट फेयर, क्योंकि ऐसा नहीं कि उसी ने अंडर परफॉर्म करा है, पूरी टीम ने बिल्कुल ओवरऑल ही अंडर परफॉर्म करा है। मेरे को जो ये पेनल्टी शूट आउट था, इसके बाद वो ध्यान आया 1994 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें रोबर्टो बाजियो जो थे, इटली के मेन मैन थे, और फाइनल में रोबर्टो बाजियो ने पेनल्टी मिस करी थी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सपेक्टेड होता है हीरो बनेगा किसी टीम के लिए, वो विलेन बन जाता है। तो ये तो होता ही रहता है। 1998 में जो असली रोनाल्डो थे, ब्राजील वाला रोनाल्डो, असली रोनाल्डो बोलना पड़ता है। बिल्कुल असली रोनाल्डो वही थे भाई वो। आप रोनाल्डो, असली रोनाल्डो को अपने पीक पे देखो तो उसके जैसा प्लेयर आज तक नहीं हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेसी बिल्कुल को स्टैंड भी करेंगे, जो रोनाल्डो का पीक था। और बिल्कुल 1998 में एक्सपेक्टेड था रोनाल्डो जिताएगा ब्राजील को फाइनल, बट 3-0 हार गए फ्रांस से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हीरोज होते हैं वो विलेन बन जाते हैं आपके। बट मबापे इज वेरी यंग, अभी उसका पूरा करियर है, एक वर्ल्ड कप वो जीत बिल्कुल चुका है, तो उसको राइट ऑफ करना इज नॉट फेयर। और अगर इस गेम की अगर आप बात करोगे तो 90 मिनट तक तो ये स्पेन और क्रोएशिया का रेप्लिका हो रहा था। एक टीम 1-0 हार बिल्कुल रही थी, 3-1 जीती, और फिर 3-3 हो गया। लेकिन डिफरेंस क्या था? क्रोएशिया 3-1 के बाद ही गेम पे आई, लेकिन जी, स्विट्जरलैंड शुरू से लेकर एंड तक गेम में थी। गेम में थी बिल्कुल। बीच में 5 से 10 मिनट के लिए गेम पलटा फ्रांस की तरफ, वरना जी उससे पहले और उसके बाद स्विट्जरलैंड डोमिनेट कर रही थी फ्रांस को। और ये सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, ये सबसे ज्यादा बिल्कुल सरप्राइजिंग था, जिस तरह से स्विट्जरलैंड ने डोमिनेट करा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बीच के 10-5 मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, उसके बारे में डिटेल में बात जी करेंगे। लेकिन जिस तरह से एंड करा 90 मिनट्स, और पेनल्टीज जी जिस तरह से ली गई, सिर्फ स्विट्जरलैंड जी नहीं, फ्रांस ने भी, जितने भी पेनल्टी टेकर्स आए थे मबापे के अलावा, उनकी पेनल्टीज बहुत परफेक्ट थी, बहुत अच्छी पेनल्टीज ली। बिल्कुल दोनों टीम का गेम बहुत अच्छा था, बट एंड ऑफ द डे डेफिनेटली फ्रांस ने तो अंडर परफॉर्म किया ही। बट स्विट्जरलैंड ने जो किया वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। स्विट्जरलैंड हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था राउंड ऑफ 16 में बाहर होगी। वो बिल्कुल इसलिए क्योंकि स्विट्जरलैंड हमेशा नॉकआउट गेम्स हारी है, आज तक उनकी हिस्ट्री है। जी वो आज तक कोई भी नॉकआउट गेम नहीं जीती है। इस बार भी वो हो ही गया था लगभग, बट पता नहीं कैसे उन्होंने इस गेम को बचा ले गए, कैसे खींचा वापस। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही अमेजिंग था। वाह, लाइट चली गई ऐसी बात करते हुए। राजा, मुझे लगता है स्विट्जरलैंड का जीतने का बहुत बड़ा रीजन है 3 खिलाड़ी जो मुझे इस टूर्नामेंट में लगे, जिनमें से 2 से तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा थे, जो है शकीरी और उनके कैप्टन जाका। लेकिन एक प्लेयर जिसने इस टूर्नामेंट में स्विट्जरलैंड के लिए बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, वो है हारिस सेफरोविच, उनके स्ट्राइकर। और अब उन्होंने गोल तो अच्छे मारे मारे, लेकिन मैं लेंगले के बारे में राजन यहाँ पे बात करना चाहूंगा, जिसको कल फ्रांस ने उतारा एज द सेंट्रल डिफेंडर। क्या वो अच्छी चॉइस थी? क्योंकि मेरे को लगता है हाफ टाइम में ही उनको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया गया, फ्रांस तो के मुझे साथ, नहीं पता कि वो। राइट, फ्रांस के साथ प्रॉब्लम ही यही हुई कि उनके जो दोनों लेफ्ट बैक्स थे वो इंजर्ड हो गए, है ना, जी आपके लुकास हर्नांडेस और लुकास डिग्ने।
दोनों ही जी पिछले गेम में इंजर्ड हो चुके थे और इस इंजरी की वजह से फ्रांस को अपना फॉर्मेशन चेंज करना पड़ा। तो बिल्कुल लास्ट गेम में भी जब लुका डी ने इंजर्ड हो गए थे तो एड्रियन राबियो लेफ्ट बैक खेले, बट वो इमरजेंसी सॉल्यूशन था उनके लिए उस टाइम पे, है ना। तो इस टाइम जब जी गेम ही स्टार्ट हो रहा था तो मेरे ख्याल से ये फोर्स्ड चेंज था कि आपको 3 सेंटर बैक्स खिलाए आपने और पवार्ड और राबियो को थोड़ा आगे रखा, और राबियो इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक, राइट। ऑफ कोर्स इज नॉट। जो तीनों गोल फ्रांस ने खाए, तीनों में आपको कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एरर्स दिखेंगे। जी जो पहला गोल फ्रांस ने खाया उसमें तो क्लेमेंट लेंगले जो है वो क्लियरली ऑन फॉल्ट थे। जी बहुत सिंपल तो नहीं होना चाहिए था, बट एटलीस्ट कॉन्टेस्ट तो करना चाहिए था उस क्रॉस को, बट कहीं ना कहीं अपनी फुटिंग लूज हो गई या देख नहीं पाया, पोजिशनिंग गलत हो गई, और सेफेरोविच को बहुत ही इजी तो नहीं हेडर था, मिला अच्छा हेडर था, बहुत अच्छा फिनिश करा बिल्कुल। बंदे ने, बहुत बढ़िया हेडर था। और सेकंड गोल अगर आप देखो तो फ्रांस के लेफ्ट विंग से, जहां पर उनका लेफ्ट बैक होना चाहिए था, जो कि जी एड्रियन राबियो था, विच इज अ स्टॉप गैप लेफ्ट बैक, वो बहुत दूर थे अपने बंदे से, और जी जो क्रॉस आया वो बहुत ही इजीली आया क्रॉस, जो कि नहीं आना चाहिए था, राइट। हाँ तो जी जो सेकंड गोल था उसमें उनकी गलती थी, और जो थर्ड गोल था उसमें पॉल पॉगबा की गलती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द पिच पे जहां पे गेम स्टार्ट होता है वहां पर 3 बंदों से घेरा हुआ था, आपको किसी तरह से क्लियर करनी चाहिए थी बॉल, बट वहां पर आप ड्रिबल कर रहे हो, स्टाइल दिखा रहे हो स्ट्रीट फुटबॉल वाली, और बॉल मिस कर गए। और 2 सेकंड में इंस्टेंट ट्रांजिशन, जाका ने बॉल ली, बहुत बढ़िया पास दिया आगे। आगे आप देखना वो जो पास मिला है, 2 डमी रन गई, एक लेफ्ट साइड गया एक राइट साइड गया, राइट सेंटर साइड में का जो बिल्कुल। बंदा था उसको बॉल मिली, किम्पेम्बे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अटैक करना पड़ा। पहला बहुत प्यारा टच लिया बंदे ने, किम्पेम्बे स्लाइड मार के गेम से बाहर हुआ, बहुत ही प्यारी फिनिश, बहुत प्यारी जी फिनिश थी, मजा आ गया। वो थर्ड गोल जो पड़ा बहुत क्लास पड़ा, बट तीनों गोल्स में इंडिविजुअल एरर्स थी कहीं ना कहीं, जो कि फ्रांस को भारी पड़ी। और हम लोग अगले मैच में बढ़े, एक चीज याद है जो आपको लगता है कि फ्रांस को अब अगले टूर्नामेंट्स 2022 में कतर में वर्ल्ड कप आ रहा है, क्या फ्रांस को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए 2022 में घुसने से पहले? आप बेंजेमा की तारीफ कर रहे थे, मेरे को तो लगता है बेंजेमा फ्रांस में पनौती बनकर आया है कहीं ना कहीं। बेंजेमा के आने से उनका जो फॉरवर्ड लाइन है वो स्ट्रेंथन हुआ होगा, आई एम श्योर, बट अगर आप बेंजेमा को हटा भी दें तो भी फ्रांस की जो अटैकिंग ट्रायो था, मबाप्पे, जिरू और ग्रीजमैन का, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, है ना। और तीनों के पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। ग्रीजमैन पीछे बिल्कुल से टेम्पो डिक्टेट करता था, एक तरह से एज एन ऑर्केस्ट्रेटर अटैक्स डिक्टेट करता था। मबाप्पे स्पीड के साथ डिफेंस को स्ट्रेच करता था, और जिरू जी एज अ टारगेट मैन रहता था। बेंजेमा, जी ऑब्वियसली बेंजेमा इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बेंजेमा और ग्रीजमैन थोड़ा एक तरह से खेलते हैं, दोनों पीछे आते हैं, गेम बनाने की कोशिश करते हैं। बेंजेमा के जो 2 गोल थे, जो पहला गोल था वो बहुत अच्छा था, बॉल बहुत पीछे थी, बहुत ही प्यारा फर्स्ट टच लेकर बॉल को आगे लाके गोल मारा। सेकंड तो फ्री का गोल था, मबाप्पे और ग्रीजमैन का 1-2, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था, और बहुत ही इजी हेडर मिला बेंजेमा को। बट बेंजेमा के आने से कहीं ना कहीं जो टीम का डायनामिज्म होता है, ग्रुप डायनामिज्म होता है, उसमें चांस है फर्क पड़ा है, क्योंकि कई लोग रिपोर्ट्स में बोल रहे हैं कि बेंजेमा और मबाप्पे का जो ब्रोमांस था उससे फर्क पड़ा है टीम के मोराल में, वगैरह वगैरह। तो ये चीजें भी होती हैं कई बार, तो यू नेवर नो। बेंजेमा जब टीम में नहीं था तो टीम अच्छा खेल रही थी, बेंजेमा के आने से टीम अच्छा नहीं खेली, यू नेवर नो क्या रीजन था। बट फ्रांस को कहीं ना कहीं नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है ना, उस पे जाना चाहिए, ज्यादा उस पे ज्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए। अभी जितने भी गेम्स हुए फ्रांस के, ऐसा लग रहा था कि जो अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको दबा रहे थे, और बहुत ज्यादा बिल्कुल डिफेंसिव और बहुत ज्यादा नेगेटिव होके खेल रहे थे। अगर आप स्विट्जरलैंड का जो गेम देखोगे जहां पे गेम बदला, वो बदला पेनल्टी जो मिस हुई रोड्रिगेज से। रोड्रिगेज, बिल्कुल स्विट्जरलैंड को पेनल्टी मिली, पता नहीं क्यों, इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद, ग्रानिट जाका, सेफेरोविच, और उनका जो एक लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर था जुबैर, बहुत अच्छा खेल रहा था वो भी, बिल्कुल अपने अटैकर्स के होने के बावजूद लेफ्ट बैक से पेनल्टी दिलवाना, और उसमें जो पेनल्टी ली बहुत बहुत अच्छी नहीं थी,
लोरिस का अच्छा सेव था, बट उसके बाद फ्रांस को एक क्या बोलोगे रे ऑफ होप मिली। और उसके बाद जो जो बिल्कुल 5 से 10 मिनट थे उसमें फ्रांस ने दिखाया कि कितना पोटेंशियल है, मतलब बिल्कुल तरह से अटैक करा। और जो 3 गोल मारे फ्रांस ने, अगर वैसा ओवरऑल गेम खेलती तो मेरे ख्याल से 3 से ज्यादा गोल पहले ही मार चुकी है। बिल्कुल 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 मार सकती थी, लेकिन 3 से ज्यादा पहले गोल फ्रांस मारती ना मारती वो पता नहीं। 120th मिनट खत्म होने से जस्ट पहले आमिर महमदी के पास चांस था कि वो मार के पेनल्टीज तक मैच में जाने देते, बिल्कुल गोल बन चुका था। बिल्कुल उनसे अनफॉर्चुनेटली वो पहुंचे नहीं, वो टच नहीं हो पाए जो चाहिए था और बॉल बाहर चली गई। लेकिन कल एक इंसान जरूर हीरो बना है, वो है जो 1996 में, आई शुडंट यूज द वर्ड, लेकिन जीरो बन गए थे इंग्लैंड के, थे वो थे साउथगेट। 1996 में पेनल्टी मिस करी, इंग्लैंड हो गया बाहर, लेकिन उसके बाद उनको अब मौका मिला जाके कि इंग्लैंड को एज अ मैनेजर एज अ कोच संभाले, और कल माइटी जर्मनी उन्होंने कर दी बाहर। और मैं बड़ा दुख से फिर से इस बारे में, आप एक तो आपके लिए बैक टू बैक राजन हार्ट ब्रेक्स हो गए क्योंकि 2 टीम आपकी चली गई, लेकिन क्या कल इंग्लैंड ने करा जो जर्मनी को बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस कर दिया। अब बिल्कुल तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मेजोरिटी मैच इंग्लैंड ने अपने हिसाब से चलाया। गोल लाइन कुछ और, स्कोर लाइन कुछ और हो सकती थी। बिल्कुल फर्स्ट हाफ खत्म होने से जस्ट पहले हैरी केन ने एकदम एक गोल मिस करा, खैर उन्होंने वो कॉम्पनसेट कर लिया विनिंग गोल मार के। रहीम स्टर्लिंग के बारे में जो इतनी ज्यादा उनके ऊपर, जैसा मैंने कहा अल्वारो मोराटा की तरह उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी हुई थी, लोग कह रहे थे कि उनको तो टॉप 23 में नहीं होना चाहिए, लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर किसी प्लेयर ने अपने आप को प्रूव कराया इंग्लैंड के लिए और इंग्लैंड को इस पोजीशन पर लेकर आया, वो है रहीम स्टर्लिंग। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे हैरी केन के परफॉर्मेंस के बारे में। राजन इस टूर्नामेंट में बहुत खास रही नहीं, कल भी आउट ऑफ द प्लेस दिखे, 2 आखिरी गोल मारा, लेकिन फिर भी इंग्लैंड आगे निकल गई। हैरी केन इस बार क्या मिसिंग है उनके अंदर, क्या वो मसाला मिसिंग है जो आपको लगता है जो हैरी केन अभी तक उस तरीके से नहीं आ पाया? जैसा हमने मेरे ख्याल से पहले भी ग्रुप स्टेजेस के बाद भी डिस्कस करा था, कहीं ना कहीं हैरी केन को फिटनेस को लेकर डाउट्स हैं, फुल्ली फिट है या नहीं। बिल्कुल और दूसरा, बिल्कुल जिस तरह से इंग्लैंड खेल रही है, जो सेटअप है वो हैरी केन को शायद उतना सूट नहीं करता जितना क्लब लेवल पे टॉटनहम के अगेंस्ट, टॉटनहम के साथ सूट करता है। तो कई जी फैक्टर्स हैं उसमें, बट हैरी केन इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। और एब्सोल्युटली भले ही गेम्स में, इनफैक्ट अगर आप देखो तो बहुत ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा चांसेस मिस कर रहे हैं, चांसेस भी नहीं बन रहे हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड नहीं का भी बता। अगर आप देखें तो हम, जैसा हमने बोला, इंग्लैंड बहुत सॉलिड है। अभी तक 4 क्लीन शीट्स लेकर आई है, एक भी गोल नहीं खाया पूरे टूर्नामेंट में। और इसी सॉलिडिटी के बेस पर भी जब हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम मैंने भी यही बोला था कि इंग्लैंड जीतेगी, क्योंकि जर्मनी का डिफेंस अच्छा नहीं है, इंग्लैंड का डिफेंस बहुत अच्छा है। प्लस जर्मनी फॉर्म में भी नहीं है, इंग्लैंड भी फॉर्म में नहीं है, बट जैसे तैसे करके इंग्लैंड अगली विंस निकाल दे रही है ना। और जी इस बार भी आपने देखा, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेल रही थी इंग्लैंड, बहुत चांसेस बनाए, बिल्कुल बट नहीं, एक दो जो बिल्कुल चांसेस बनाए उनको बहुत अच्छे से कन्वर्ट करा। इतना बुरा नहीं खेली जर्मनी, जर्मनी बिल्कुल के नहीं। पास बहुत अच्छे चांसेस थे। 1-1 करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो तुमने बात करी थी, मुलर ने 1-on-1 अपॉर्चुनिटी जो छोड़ी, वहां पर गेम बदल सकती थी जर्मनी। अगर जर्मनी के कोच को एक चॉइस दी जाती कि 1-on-1 जो सिचुएशन बनी उसमें किसको पिक करोगे, तो शायद वो कभी भी मुलर को पिक नहीं करते, क्योंकि मुलर बूढ़े तो हो ही चुके हैं, बट जब वो यंग थे तब भी पेस मुलर का कभी भी फोर्टे नहीं था। बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल मुलर नहीं। की जगह अगर सर्ज नाबरी या टीमो वर्नर होते तो आई एम श्योर वो 1-2 स्टेप और आगे जाकर फिनिश कर देते। मुलर को क्योंकि पता बिल्कुल था उसके पास स्पेस नहीं है, तो उसको शॉट जल्दी लेना पड़ा और जी वाइड ड्रैग करा। हालांकि जिस पोजीशन बिल्कुल पे उसने शॉट किया था वहां से भी वो फिनिश होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल फिनिश करना चाहिए था। और वहां पर अगर गेम 1-1 हो जाता तो शायद टाइड जो है वो चेंज हो जाती, क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है गेम में। अगर मोमेंटम बदलता तो चांस था कि जर्मनी इंग्लैंड पे हावी होती, बट मुलर ने जो वो गोल छोड़ा उसके बाद इंग्लैंड ने फिर दूसरा गोल मारा और फिर तो खेल ही खत्म। और ये जर्मनी के लिए एलिमिनेशन नहीं है, एक्चुअली म्यूलर के लिए भी जर्मनी से एलिमिनेशन, उनको स्पेशली लाया गया था एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, और मुझे अब लगता नहीं है कि उनको अब नेशनल टीम में मौका मुलर मिलने का कोई चांस है। बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए मुलर लास्ट अपॉर्चुनिटी। मुलर पिछले कुछ टाइम से टीम में थे भी नहीं, जर्मनी की नेशनल टीम में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टूर्नामेंट के बिल्कुल लिए उनको कॉल बैक किया गया था, कोच के पास रीजंस रहे होंगे आई एम श्योर, बट
जी जर्मन फुटबॉल ट्रांजिशन में है। वर्ल्ड कप के बाद से 2018 के वर्ल्ड कप की शॉकिंग एग्जिट के बाद से अभी तक बहुत रेजिस्ट करा है उन्होंने अपने कोच जोआकिम लोव को निकालने का। अब जी जब लोग जाएंगे और जो नए कोच है वो आएंगे, जो बायर्न म्यूनिख के कोच है वो जर्मन नेशनल टीम का कोच बनेंगे, तो एक जी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा होपफुली टीम में। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जी। देखते हैं कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और कल मैं कमेंट्री में भी सुन रहा था मैच में, लोग इस इंग्लैंड की जो जनरेशन है जिसमें आपके पास हैरी केन है, आपके पास बेहतरीन मिडफील्डर्स हैं, बेहतरीन आपके पास डिफेंडर्स हैं, लोग इस जनरेशन को या इस टीम को कंपेयर कर रहे हैं लेट 90s और अर्ली 2000 की इंग्लैंड की टीम से। और इस टीम के बारे में कहते हैं उसमें वेन रूनी और डेविड बेकहम और लैम्पार्ड और जेरार्ड, द बेस्ट ऑफ द इंग्लिश फुटबॉल आप सोचे और उस टीम में थे। सबसे पहली बात तो क्या ये एक जस्टिफाइड कंपैरिजन है कि ये कंपैरिजन होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इंग्लैंड इस टीम के साथ नहीं जीतेगी इस टूर्नामेंट को तो पता नहीं किस टीम के साथ जीतेगी। तो आपका इस इन दोनों कमेंट्स के बारे में क्या सोच विचार है राजा? देखो, वो जो गोल्डन जनरेशन थी, डेविड बेकहम, लैम्पार्ड, वेन रूनी, स्टीवन जेरार्ड वाली, उसमें इंडिविजुअल स्टार्स तो सारे थे, बट बिल्कुल एज अ कलेक्टिव टीम वो हमेशा ही अंडर परफॉर्म करते थे। ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अच्छा खेले हों और लोगों को आस जगी हो कि ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, है ना। बिल्कुल सच बात है। लेकिन ये जो टीम है इसमें भी ऑब्वियसली स्टार्स तो हैं ही बड़े बड़े, बट एज अ कलेक्टिव गैरेथ साउथगेट इनको जिस तरह से खिलाता है वो बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल अगर आप देखो तो कई स्टार प्लेयर्स हैं जो खेल भी नहीं है, जेडन सांचो को खिलाया तक नहीं है, जबकि जी बहुत प्रेशर है कि आप जेडन सांचो को खिलाओ, क्योंकि सांचो बहुत अच्छा प्लेयर है, जो वन ऑफ द बेस्ट अटैकर्स इन बुंडेसलीगा। गैरेथ साउथगेट जो है उनका फोकस है टीम प्ले पर, राइट। तो बिल्कुल मेन फोकस उनका ये है कि टीम सॉलिड हो, और जी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फ्री फ्लोइंग अटैक करती रहे हर बार। अटैक में एफिशिएंट हो, जब अटैक करे तो उसे कन्वर्ट करे, यही उनकी जी फिलॉसफी है। और इस बार भी आप देखो तो बहुत ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर रही है इंग्लैंड, जिस तरह से जी स्पेन या फ्रांस करती है उस तरह का अटैक नहीं होता है, बट जब होता है बहुत इफेक्टिव होता है ना। आप बिल्कुल रहीम स्टर्लिंग को अगर आप देखो, रहीम स्टर्लिंग ने टूर्नामेंट में 3 गोल मारे हैं। ऐसा नहीं है कि रहीम स्टर्लिंग अच्छा खेला है, लेकिन रहीम जी स्टर्लिंग को क्लियर कट चांसेस मिले और उन्होंने उन्हें कन्वर्ट किया, जी राइट। हैरी केन को, जी हैरी केन ने पहला गोल मारा अपने टूर्नामेंट का। लेट्स होप इसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। और नेक्स्ट गेम जो है इंग्लैंड का, हमने पहले भी डिस्कस जी करा था, इंग्लैंड जिस ब्लॉक में है कंपेयर टू दी अदर ब्लॉक, फाइनल तक का जो जर्नी होगी वो आसान है बाकियों से। तो इंग्लैंड, बिल्कुल हमने बात करी थी अगर इंग्लैंड और जर्मनी में से जो जीतेगा उसके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फाइनल तक जाने की। मेरे को लगता है इंग्लैंड जिस तरह से खेल रही है और जो उनका नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं, इंग्लैंड फाइनल तक पहुंचनी चाहिए। अगर इंग्लैंड फाइनल तक नहीं पहुंची तो आप बोल सकते हो उन्होंने अंडर अचीव करा है बेसिकली। बिल्कुल। और उन नेक्स्ट ओपोनेंट जो उनके साथ नेक्स्ट उसमें आ रहे हैं यूक्रेन और स्वीडन, उस मैच के बारे में बात करेंगे। आखिरी 2 लोगों एक प्लेयर के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा इंग्लैंड के, जिनको ऑफ कोर्स कल उनकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द मून थी मेरे हिसाब से। एज अ गोलकीपर मैं कई सालों से कीपिंग करता आ रहा हूँ, वो थे जॉर्डन पिकफोर्ड। हैरी मैगवायर जो मैन ऑफ द मैच थे कल के, लेकिन जॉर्डन पिकफोर्ड की जो कल कीपिंग रही है। पहले थॉमस म्यूलर को आपने बिल्कुल सही कहा, थॉमस म्यूलर स्पेस के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन वो बाहर शॉट मारने में एक बहुत बड़ा रीजन है कि जॉर्डन पिकफोर्ड उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से उनका एंगल बंद कर दिया। और एक जो जॉर्डन पिकफोर्ड के ऊपर से बाहर से वॉली पड़ी थी जिसको उन्होंने पंच आउट करा, पूरे 100% गोल था, इतना तेज शॉट अंदर आया। जॉर्डन पिकफोर्ड मेरे हिसाब से एक हुकुम का इक्का है इस टीम के लिए, हैरी मैगवायर के अलावा, जिसको मैं मानता हूं इंग्लैंड के लिए। और बात करते हैं इंग्लैंड के अगले जो उनके ओपोनेंट आने वाले हैं यूक्रेन के। मुझे लगता था ये मैच, और आई वाज बिल्कुल रॉन्ग प्रूव हो गया। मेरे को लगता था मैच सबसे नॉर्मल मैच होगा और मतलब सबसे लो रैंक करूंगा मैं इस मैच को इस राउंड ऑफ 16 में, लेकिन मैं शायद टॉप 3 में इस मैच को रैंक करूं, क्योंकि स्वीडन और यूक्रेन ने जो कल मैच खेला है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इतने अप्स एंड डाउन्स इस मैच में आए हैं पूरे उस 90 मिनट्स में, और ऑफ कोर्स आखिर में 120th मिनट में भी, क्योंकि 120+1 पर गोल पड़ा जहां पर यूक्रेन निकाल के ले गई। उसके बारे में बात करते हैं। आप हीरो ऑफ द मैच आपके लिए राजन कौन था कल
यूक्रेन की साइड से। और मैं कहूंगा चाहे स्वीडन हार गए, लेकिन स्वीडन में भी फ्रॉसबर्ग ने जो करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है, बेहतरीन स्ट्राइकिंग करी है। यूक्रेन और स्वीडन के बारे में राजन, आपके फेवरेट प्लेयर का मैच का? स्वीडन से तो एमिल फॉर्सबर्ग ही थे। जब भी उनको बॉल मिल रही थी, जनरली लेफ्ट चैनल में खेल रहे थे, हर बार कटबैक करके गोल पे टारगेट मार रहे थे। जब भी फॉर्सबर्ग को बॉल मिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्वीडन गोल मारेगी। ये जो गेम था, इतना बढ़िया गेम था, इतना एंड टू एंड हुआ। जो स्कोर लाइन है 2-1 की, और आप किसी को बोलोगे गोल सिर्फ 2-1 था और 120वें मिनट पे गोल मारा, तो वो असली पिक्चर नहीं है इस गोल की। इस मैच का अगर आप टेम्पो देखते, स्पेशली जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ था, तो सेकेंड हाफ के जो पहले 15-20 मिनट आप देखोगे, एकदम एंड टू एंड गेम चल रहा था। तो पहले स्वीडन ने पोस्ट हिट करा, फिर यूक्रेन ने हिट करा, फिर स्वीडन ने पोस्ट हिट करा। बहुत ही एंड टू एंड और एंटरटेनिंग मैच रहा ये, स्पेशली सेकेंड हाफ के शुरू के 15 मिनट तो बहुत ही लाजवाब थी। ओवरऑल अगर आप देखो तो स्वीडन वर द बेटर टीम। स्वीडन ज्यादा डोमिनेट कर रही थी। हालांकि यूक्रेन ने पहले लीड करी। जिंचेंको वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स यूक्रेन के, जिंचेंको ने गोल मारा, बहुत गोली शॉट था, मतलब कोई कीपर नहीं रोक पाता, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया वॉली मारी थी जिंचेंको ने। लेकिन स्वीडन ने जिस तरह से कमबैक किया, फॉर्सबर्ग का गोल लकी गोल था, डिफेंडर के पैर में लग के डिफ्लेक्ट होकर गई, बट डिजर्व्ड इक्वलाइजर था। और सेकेंड हाफ जैसा हमने बताया बहुत ही अमेजिंग था। स्वीडन ही डोमिनेट कर रही थी। 70-80 मिनट के बाद ऐसा लग रहा था, क्योंकि गेम बीच में बहुत एंड टू एंड हो गया था, तो दोनों टीम थक गई थी और ऐसा लग रहा था कि गेम पेनल्टीज तक ही जाएगा। बट फिर बहुत ही कंटेंशियस रेड कार्ड मिला स्वीडन के प्लेयर को, और डैनियलसन को। बिल्कुल, डैनियलसन को रेड कार्ड जो मिला, उसको लेकर बहुत बातें हुई कि रेड कार्ड था या नहीं। आप अगर उसको गेम में लाइव देखते तो शायद आप भी उसको रेड कार्ड नहीं लगता, क्योंकि डैनियलसन ने बहुत ही सिंपली बॉल डैनियलसन क्लियर करी थी। बिल्कुल। और जो इम्पैक्ट था वो हाई था, नो डाउट, काफी हाई था। और जब आप उसको स्लो मोशन में और जब सिर्फ फोटो में देखते हैं तो आपको लगेगा ये तो क्लियर रेड कार्ड है। लेकिन अगर आप उसको प्ले में देखेंगे तो वो जो इम्पैक्ट है वो फॉलो थ्रू की वजह से नहीं है, राइट। डैनियलसन अपनी जगह पे खड़ा था, उसने बॉल को क्लियर करा, और जब क्लियर करा तो उसके स्टार्ट्स आप थे, और उस टाइम पे यूक्रेन के प्लेयर के साथ इम्पैक्ट हो। उसके लिए आप दोनों तरफ से जस्टिफिकेशन दे सकते हो। रेड कार्ड क्यों था उसके भी 10 जस्टिफिकेशन आ सकते हैं, और क्यों नहीं था उसके भी कई जस्टिफिकेशंस हैं। बट वीएआर में, क्योंकि वीएआर आपको स्लो मोशन में दिखाता है और फोटोज दिखाता है, तो फोटोज और स्लो मोशन में वो जितना बुरा लग रहा है उतना लाइव नहीं लगा था। और उस रेड कार्ड के बाद ऑब्वियसली गेम का पैटर्न चेंज हुआ। यूक्रेन थोड़ा चढ़ने लगी, स्वीडन हल्की हो गई, और आई मीन स्वीडन वर अनलकी, यूक्रेन गॉट लकी, और यूक्रेन ने कन्वर्ट करा अपने चांसेस को। और एंड्री शेवचेंको जो उनके लेजेंडरी प्लेयर हैं और इस बार मैनेजर हैं, तो फाइनल तक ले गए हैं, और बड़ी अच्छी टीम बनाई है यूक्रेन की भी। हमें भी इनिशियली लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था, हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस करा था कि शायद ये गेम पेनल्टीज पे जाएगा, और चले ही गया था लगभग 10-15 सेकेंड से। जो यूक्रेन के प्लेयर है आर्टेम डोम्बिक, पहला गेम था बंदे का, पूरे टूर्नामेंट नहीं खेला, बंदा आया और आखिरी मिनट में हीरो बन गया। बिल्कुल। और उन्होंने एक गोल उससे पहले मिस करा, 2 वो ऑफसाइड थी, लेकिन शॉट भी उन्होंने तारा बना के भारी मारा था, जो गोल उनको मारना चाहिए था। और आपने बात करी ओलेक्सेंडर जिंचेंको की, एक खिलाड़ी राजन जो इस टूर्नामेंट में यूक्रेन के लिए भी, और मैं कहूंगा एज अ लीडर, एज अ प्लेयर चमक कर आया है, वो है यामलेंको। जो कल जिंचेंको ने गोल मारा, उसमें यामलेंको का पास, मैं सारे हमारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके जरूर देखें। वो एक सेंसेशनल पास था, लेफ्ट फुट से आउटर कर्ल अंदर दिया, जो बहुत इम्पॉसिबल पास होता है। आउटसाइड में बूट मारी थी, बट उसको लेकर मेरे को डाउट है। मेरे को लगता नहीं वो पास यामलेंको के लिए था, मेरे ख्याल से वो इस सेंटर में जो स्ट्राइकर था उसके लिए था, बट वो पहुंच यामलेंको पे गया। वो एंड में अच्छा हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, यामलेंको यूक्रेन के सुपरस्टार्स हैं, लास्ट टाइम भी, काफी टाइम से वो मेन प्लेयर है, मेन अटैकिंग प्लेयर है।
इनफैक्ट ग्रुप स्टेजेस में आप उनका एक गोल देखेगा पहले गेम में, जो यारमोलेंको ने गोल मारा था, जी जी बिल्कुल राइट बिल्कुल। साइड से कट बैक करके डी के बाहर से बहुत जबरदस्त गोल मारा था। तो यारमोलेंको इज अ क्लास प्लेयर, नो डाउट। और अब ये राउंड ऑफ 16 जो इतना जबरदस्त खत्म हुआ है राजन, उसकी वजह से अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट मैचेस है, दो तारीख से शुरू होने वाले हैं, उसमें स्विट्जरलैंड जाएगी स्पेन के खिलाफ, उसमें बेल्जियम जाएगी इटली के खिलाफ, चेक रिपब्लिक का सामना होगा डेनमार्क के खिलाफ, एक बेहतरीन मैच होने वाला है मेरे हिसाब से ये, और इंग्लैंड को फेस करना पड़ेगा यूक्रेन को। हमें पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट अब अपसेट से भर चुका है, क्या होगा, सारी बड़ी टीमें सेल थ्रू कर दे, सो कॉल्ड बड़ी टीमें सेल थ्रू कर देगी, क्योंकि यूरो कप मुझे लगता है कि अब कोई बड़ी टीमों का रहा नहीं, और कभी नहीं होता ये टूर्नामेंट बड़ी टीमों का, टूर्नामेंट में हमेशा कोई ना कोई बड़ा अपसेट दिखता है। आपके हिसाब से अब राउंड ऑफ इसके बाद आपके क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स में जाने के लिए आप कौन कौन सी टीम्स को पिक करते हैं? मैं एक एक करके पूछूंगा, आपको सिर्फ ये बताना, स्कोर लाइन में आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि स्कोर लाइन के बारे में राउंड ऑफ 16 के बाद बात ना ही करे तो बेटर है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो स्विट्जरलैंड स्पेन, राजन आपका किस पे आप लगाएंगे? और मेरे खिलाफ मत जाइएगा, क्योंकि आपको मेरे खिलाफ जाना है, तो आप जबरदस्ती नहीं स्विट्जरलैंड बोलने के लिए, सच बोलिए। नहीं देखो, फ्रांस को हराने के बाद स्विट्जरलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते, और स्विट्जरलैंड बहुत कॉन्फिडेंट होकर इस गेम में जाएगी जी। वर्ल्ड चैंपियंस, द बेस्ट टीम को हरा के, और जिस तरह से हराया है, स्पेशली ऐसा नहीं है कि कोई फ्लूक था या काउंटर पे गोल मार दिया, ऐसा नहीं था, बिल्कुल प्रॉपर गोल्स डोमिनेट करके खेला, और जिस तरह से कमबैक करा। स्विट्जरलैंड विल बी हाई ऑन कॉन्फिडेंस, बट बिल्कुल स्पेन भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। स्पेन के पिछले 2 मैचेस में 10 गोल्स हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है स्पेन को जीतना चाहिए। स्विट्जरलैंड ने एक अपसेट कर दिया, मेरे ख्याल से फ्रांस को हराना ही स्विट्जरलैंड के लिए अपने आप में एक ट्रॉफी है, तो बहुत बड़ी जीत है, बिल्कुल वो इस ट्रॉफी को घर लेके जा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता स्पेन को वो हरा पाएंगे जिस तरह से स्पेन खेल रही है, लेकिन स्पेन को इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, गेम को कैसे मैनेज करना है वो सीखना पड़ेगा। 3-1 की लीड अगर आप लूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्लेयर्स का एटीट्यूड है, मेंटालिटी है, या जिस तरह से गेम को मैनेज करना, एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है, इनएक्सपीरियंस झलकता है अगर आप 3-1 से 3-3 हो जाते हो, स्पेशली जिस तरह से आप हुए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी स्पेन आपके लिए? बिल्कुल स्पेन। बेल्जियम वर्सेस इटली, राजन ये बहुत ट्रिकी है। मैं अगर, जैसा कि मैंने कहा, अगर बेल्जियम में केविन डी ब्रुयने और हजार्ड खेलेंगे तो डेफिनेटली बेल्जियम, लेकिन अब क्योंकि वो दोनों नहीं है, तो मैं हल्का सा इटली की तरफ झुक रहा हूँ। मेरे को लगता है इटली आगे जाएगी। बिल्कुल। चेक रिपब्लिक डेनमार्क, मेरे को लगता है मैच बहुत बेहतरीन होगा, कौन जीते मुझे नहीं पता। ये बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कह सकते, बट अगर पिक ही करना होगा तो मैं डेनमार्क को पिक करूंगा। दोनों टीम्स टक्कर की है, बहुत बढ़िया मैच होने वाला है ये, पर कहीं ना कहीं डेनमार्क को, मेरे को लगता है, एक एडिशनल मोटिवेशन है डेनमार्क के पास गेम्स खेलने का। बिल्कुल इमोशनली गैदर हो रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है डेनमार्क को, तो जस्ट फॉर इस चीज के रोमांटिसिज्म के लिए मैं डेनमार्क बोलूंगा। कुछ भी हो सकता है। और आखिरी मैच राजन, जिसमें भी मुझे लगता है कुछ भी हो सकता है, यूक्रेन को पिछले मैच में देखने के बाद, यूक्रेन बनाम इंग्लैंड, आप किसको पिक करेंगे? मेरे लिए यूक्रेन है, मैं सबको बता दूं कि मेरे लिए वो टीम यूक्रेन है। नहीं, मेरे को लगता है ये जो गेम है ये इंग्लैंड बहुत इजीली निकाल लेगी। यूक्रेन गॉट लकी, जिस तरह से स्वीडन ने गोल कंसीड करे, इंग्लैंड कंसीड नहीं करेगी। इंग्लैंड डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है। हो सकता है यूक्रेन अपना डिफेंस शोर अप कर आए और इंग्लैंड को चांसेस ना बनाने दे, तो मेरे को नहीं लगता यूक्रेन इंग्लैंड को हरा पाएगी। ये गेम मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वन साइडेड गेम होना चाहिए क्वार्टर फाइनल्स का। बाकी जो गेम्स हैं बहुत टक्कर के हैं, बहुत अच्छे हैं। तो बेल्जियम और इटली को अगर आप देखो, दोनों बहुत बढ़िया टीम्स हैं, टॉप टीम्स, बिल्कुल इक्वल गेम्स होंगे। चेक रिपब्लिक और डेनमार्क दोनों कंपैरेटिवली मीडियोकर टीम्स, बट बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही हैं, बराबर की टीम्स हैं। जो दो डिफरेंशियल टीम्स हैं, स्पेन और स्विट्जरलैंड, और इंग्लैंड और यूक्रेन। बट स्विट्जरलैंड क्योंकि फ्रांस को हरा कर आ रही है, तो उस गेम में कुछ हो सकता है, बट चांसेस है कि वो भी वन साइडेड हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। अगर स्पेन अपने फॉर्म में हो तो वो उसको वन साइडेड कर सकती है। और इंग्लैंड यूक्रेन, मेरे को लगता है वन साइडेड गेम होगा। इंग्लैंड शुड विन दिस वेरी इजीली,
और इसको जीतने के बाद इंग्लैंड जो है डेनमार्क या चेक रिपब्लिक से भिड़ेगी। चेक रिपब्लिक को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुके हैं। मेरे को लगता है इंग्लैंड अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है इस सिचुएशन से, तो इंग्लैंड का कोई भी मेजर ट्रॉफी आगे जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये जो अगर यहाँ पर आप फाइनल नहीं पहुंचे तो ये बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस होगी जिस स्टेज पे हम आज खड़े हैं उसके अकॉर्डिंग। आप तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं जो मैं हर बार हम लोगों का ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले पूछता हूँ कि एक टीम जिसको आपको लगता है 8 में से जिसका चांसेस टूर्नामेंट को जीतने का, क्या वो इंग्लैंड है आपके लिए? अगर आप रैंक करने लगेंगे तो मेरे ख्याल से हजार्ड और डे ब्रुयने अगर टीम में होंगे जी, तो बेल्जियम विल बी द बेस्ट बेट, राइट? बट बिना उनके नहीं। अगर वो दोनों बाहर हो जाते हैं टूर्नामेंट से तो फिर मेरे लिए इंग्लैंड, स्पेन, इटली और बेल्जियम। लेकिन अगर डे ब्रुयना और हजार्ड नहीं है टूर्नामेंट में तो इंग्लैंड, स्पेन, इटली एंड देन बेल्जियम, ये मेरे टॉप 4 रैंक के हिसाब से होंगे। लेकिन अगर डे ब्रुयना और हजार्ड हैं तो फिर बेल्जियम, इंग्लैंड, स्पेन और इटली। बिल्कुल। चलिए, ये बहुत जल्दी हमें 2 और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या होगा। और एक आखिरी सवाल राजन, आपके लिए इस राउंड ऑफ 16 के खत्म होने के बाद एक प्लेयर जो स्टैंड आउट करा है, सिर्फ एक, वो किसी भी टीम से हो सकता है, चाहे वो जीती टीम हो चाहे वो हारी टीम हो, लेकिन एक प्लेयर जिसको देख के आपको जेन्युइनली लगा कि वाह यार, ऐसा प्लेयर बहुत कम देखने को मिला और इस टूर्नामेंट में वो शाइन करे नॉकआउट स्टेजेस में। नॉकआउट स्टेजेस पे तो एक ही गेम हुआ है, तो अगर इसमें इंडिविजुअली कोई स्टैंड आउट करा है तो एमिल फॉर्सबर्ग जो स्वीडन से खेले, बहुत बहुत जबरदस्त गेम रहा उसका। हार गए वो अलग बात है, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो तो बहुत अमेजिंग था एमिल फॉर्सबर्ग, है ना। बाकी अगर परफॉर्मेंसेस देखो आप तो चेक रिपब्लिक के जो पैट्रिक शिक है, हम हर बार उसकी बात कर रहे हैं। अगेन उसने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट भी गोल मारा। जो रेड कार्ड था मैथ्यू डे लीग का, उसमें भी वो ही उसको अंडर प्रेशर लाया रेड कार्ड पे। तो पैट्रिक शिक बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। जो टॉप स्कोरर्स हैं उसमें से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 5 गोल हैं, पैट्रिक शिक के मेरे ख्याल से 4 गोल्स हैं, 4, और एक गेम और बचा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी पैट्रिक शिक गोल्डन बूट लेकर जाए, क्योंकि जो बाकी है बेंजेमा, फॉर्सबर्ग दोनों बाहर हो गए हैं। सेफेरोविच बचा हुआ है अभी, सेफेरोविच के 3 गोल्स हैं, बट लेट्स सी इन सेफेरोविच और पैट्रिक शिक इन दोनों के बीच में चांस है कि कोई गोल्डन बूट छीन ले रोनाल्डो से। तो आपके लिए इस नॉकआउट में एक नहीं 2 खिलाड़ी आप बोलेंगे और वो है फॉर्सबर्ग और पैट्रिक शिक। बिल्कुल, क्योंकि वो दोनों नाम ऐसे हैं जिनको सुना भी नहीं होगा लोगों ने, बट अब जब आप उनको देख रहे हो खेलते हुए आपको पता चल रहा है कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। मेरे लिए जो एक खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में तो नहीं कहूंगा, नॉकआउट स्टेज में कहूंगा, खासकर जो चले हैं वो है जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कोल्ड ड्रिंक कोक को असली में दिखाया कि कोक से क्या जान मिलती है, और वो है ग्रानिट ज़ाका। उन्होंने पेनल्टी से पहले पूरी बोतल अंदर पी ली और फिर क्या हुआ, रोनाल्डो ये बोलोगे कि काश मैं भी 2 सिप ले लेता तो आज शायद आगे बढ़ते। ग्रानिट ज़ाका राजन मेरे हिसाब से एक ऐसे खिलाड़ी निकल कर आए जिन्होंने लीडरशिप दिखाई है। स्विट्जरलैंड जिसका लग नहीं रहा था कि शायद क्वालिफाई भी करेगी, उन्होंने कल के अपने मैच में फ्रांस के खिलाफ जिस किस्म की लीडरशिप दिखाई है, अपने प्लेयर्स को पंप अप करके रखा है। जांडर शकीरी जैसे प्लेयर को उन्होंने संभाल के रखा जो काफी वॉलेटाइल रहते हैं मैच में। कैप्टन शायद इस वजह से नहीं बनते क्योंकि अग्रेसिव है, लेकिन उन्होंने जो कंपोजर दिखाया और अपनी टीम को आगे तक लेके आए, उनकी काबिल तारीफ है मेरे हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो भी हमें देखे, अगर आपको मैं हर बात बोलता हूँ लेकिन फिर से बोलना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है एक, और हम चाहते हैं कि हमें लोग देखें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मोर देन 90 मिनट को आप देख सकते हैं, आप उसको भी हम वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें आइडियाज आप भेज सकते हैं कि आप और क्या जानना चाहते हैं। हमारी अब बिल्कुल लास्ट फेज आ गया टूर्नामेंट का, तो हमारी कुछ वीडियोस अभी और आएंगी, वो टीम्स के बारे में होंगी, वो हम लोग फुटबॉल और इस ट्रॉफी के बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्द 12 को हम लोगों को पता चल जाएगा कि इस टूर्नामेंट का विनर कौन होगा। बहुत जल्द हम आप लोगों से मिलेंगे।
सेमीफाइनल्स के एनालिसिस के लिए और क्वार्टर फाइनल्स के एनालिसिस के लिए। आई होप आप इस टूर्नामेंट को एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच राजन, और बहुत बढ़िया लगा कि आप हम लोगों के साथ आज रात को फिर से जुड़े हैं। थैंक यू।